मैं वहां पे फोन करके मैसेज कर दिया करूँ। कुछ से करना तो ज्यादा कॉस्ट की क्लास स्टार्ट करो। बच्चों को समझ ही लगने नहीं लगा। क्या तो आज हमारे साथ क्यूम साहब कुछ ज्यादती करने के चक्कर में है। सर की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज ऑन कर दीजिएगा प्लीज। ऊपर से कैमरा भी कर दीजिएगा, वो भी कर दिया बेटा। मेरी आवाज आनी चाहिए, सब लोगों को आवाज आ रही है। आई एम श्योर कि सबको आवाज आ रही है। अगर किसी को आवाज आ रही है तो आप भी जरा मुझे बोल के कंफर्म कर दीजिए। आ गया जी, मैसेज आ गया जी का। क्यों साहब, जज़ाकल्लाह खैर। क्यों साहब आप कुछ करना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आपकी, हाँ, आप लोगों के साथ इससे पहले कि मैं कर रहा हूँ, तुम स्लाइडें बना लो इसकी बेटा। चलो बेटा, शाबाश, मैं शुरू कर लेता हूँ इसको, छोड़ दो। आप लोगों में से कितने खवातीनों, यार 13 लोग अभी आए हैं यार। आप लोगों में से कितने ऐसे खवातीनों हज़रात हैं जो कि मेरे साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं FR2? जरा प्लीज रेज योर हैंड। बस अबू जरा एक दो, दो बंदे बस। सुहेला तीन, बस 3 लोग, 4। और भाई कितने लोग हैं जो आज के मेरे साथ FR2 की क्लास पढ़ रहे हैं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हम चूंकि वहां पर अब हमारा अगला चैप्टर है, 4-5 लोग हैं। हम लोगों ने एक, मैं चाह रहा हूं कि हमने काफी न्यूमेरिकल के चैप्टर्स किए हैं और आप लोगों के साथ, ठीक है, हम लोग मतलब मल्टीपल न्यूमेरिकल के चैप्टर्स कर चुके हैं। तो बीच में हम थोड़ा सा सांस लेने के लिए और अपने आप को सांस दिलवाने के लिए हम थोड़ा सा एक थ्योरी का चैप्टर भी बीच में कर ले, क्योंकि हमारे 3-4 चैप्टर्स जो है वो थ्योरी से रिलेट करते हैं। और चूंकि मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वहां पर FR2 में करवा रहा हूं, तो इसलिए यहां पर भी मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर डिस्कस कर लूं, ताकि दोनों की जो नॉलेज है वो आपकी कंबाइंड शेयरिंग के मुताबिक हो जाएगी और आपके लिए बात समझनी आसान हो जाएगी। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, जहां पे कोई न्यूमेरिकल की वर्किंग आएगी तो इंशाल्लाह मैं शेयर करके चलूंगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनाब क्या है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो क्या बात करके चलता है, तो ये हमारी डिस्कशन है जी। आगे चलिएगा प्लीज जरा। ये तो एट अ ग्लांस है और मैं एट अ ग्लांस की बात ही नहीं किया करता। हम तो बात करते हैं तो पूरे की बात करते हैं, बासो बासो बस। बेटा हमारे पास कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अब मैं सिर्फ देखना चाहता कितने लोग अवेलेबल हैं हमारे पास इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेज हैंड किया हुआ है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट, या तो रेज हैंड डाउन कर लें, या क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। चले, थैंक यू। हमारे पास किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जब अपनी वर्किंग करनी है तो किसी भी इदारे को क्या चाहिए होता है, उसको अपने पास फाइनेंस चाहिए होता है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जब तक फाइनेंस नहीं होगा हम अपना कारोबार परफॉर्म नहीं कर सकेंगे।
फाइनेंस जब हम बात करके चलते हैं तो हमारे पास कुछ फाइनेंसेस लॉन्ग टर्म के होते हैं और कुछ फाइनेंसेस जो हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। एक फाइनेंस को अरेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करके चलें तो मैं भाईजान वो उसके ऊपर कैसे जाते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर, वो आपने खोली नहीं मेरा ख्याल। अच्छा जी। हमारे पास जो जो हमारे पास फाइनेंस का या सोर्स ऑफ कैपिटल होता है बेटा, ये दो किस्म का होता है। या तो वो फंड्स जो होते हैं वो डेट फंड्स होते हैं, और या वो फंड्स जो हैं वो इक्विटी के फंड्स होते हैं। इक्विटी के फंड्स वो होते हैं जो कि मालकान का पैसा होता है, ओनर्स का पैसा होता है, वो लोग जो कंपनी के नफे नुकसान से जिनको जिनको के हमें रिटर्न देनी है। और इक्विटी की रिटर्न को हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। जबकि जो डेट होता है ये हमारे पास शॉर्ट टर्म भी होता है और ये हमारे पास लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म फॉर 12 मंथ्स या शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, लॉन्ग टर्म लॉन्गर पीरियड के लिए, और एंड द पर्पस इज फॉर द लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव। हम अपने लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव यानी कि फिक्स एसेट्स को कैपिटलाइज कर, फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी इस तरह की चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस लेके चलते हैं। सो वी हैव द शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, वी हैव द लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, एंड यस वी हैव द इक्विटी कैपिटल, एंड यस वी हैव द डेट कैपिटल। अब एक वर्ड इस्तेमाल होता है और जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि जनाब आप अपनी फाइनेंशियल जो है, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग जो है उसको मैनेज करें। फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल्स ना होने के बराबर हैं। आपको एक बात यहीं पर समझा देना चाहता हूं, वो कंपनी जो सिर्फ इक्विटी बेस्ड कंपनी होती है वो भी अच्छी कंपनी नहीं होती, और वो कंपनी जिसमें के डेट या लीवरेज बहुत ज्यादा होता है वो भी अच्छी कंपनी नहीं होती। हमें एक ऐसा मुतनासिब किस्म का एक सेटअप क्रिएट करना है, हमें एक ऐसा मुतनासिब किस्म का हमें एक इक्वेशन क्रिएट करनी है जहां पर हमारी बिजनेस की नीड को सामने रखते हुए हमारा डेट कैपिटल भी हो और इक्विटी कैपिटल भी हो, और सिर्फ डेट कैपिटल ही ना हो बल्कि बड़ा वाइजली तौर के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि हाउ मच वुड बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड हाउ मच शुड बी द शॉर्ट टर्म डेट एंड हाउ मच शुड बी द लॉन्ग टर्म डेट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली जो कि हमारे पास एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको समझना है, हमने इसको लेके चलना है, और फिर इसी के अंदर फिर बाकी हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाकी तमाम बातें आके चलती हैं। भाईजान इसको शिफ्ट करो उसके ऊपर। अच्छा, फैक्टर्स कंसिडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फंड्स। मैंने भी आपके साथ चूंकि थोड़ी सी इब्तिदाइया डिस्कस किया, हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स आपने देखे दो किस्म के थे, या वो डेट कैपिटल था या वो इक्विटी कैपिटल था। तो यहां पर वो हमसे कुछ सॉफ्ट डिस्कशन करना चाह रहा है कि हम किस तरीके के साथ किस सोर्स के अपना कैपिटल रेज करें, हमें किन फैक्टर्स को अपने जेहन में रखना चाहिए। देखें बेटा, हम जब अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते वक्त बाज नहीं आते जब हम कॉस्ट के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो IS 2 में, चाहे वो IS 16 में आपके पास कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट हो। हम बहुत सारी जगहों पर ओवरलैप कर जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर एरिया के ऊपर। ऐसे ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बाज नहीं आता, और ये टिपिकली तौर के ऊपर कोर एरिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन चीजों का अदराक या इस चीजों का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम अपनी कॉस्टिंग के मॉड्यूल्स को डेवलप करते वक्त एक राइट स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस जो है उसको इनकॉर्पोरेट करें, और राइट स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस को इनकॉर्पोरेट करने से हम अपनी कॉस्ट को रैशनलाइज कर सके। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का पर्पस सिर्फ कॉस्ट कंप्यूट करना ही नहीं है, कॉस्ट को रैशनलाइज करना भी है। और जो मैंने बात कही सोर्सेज ऑफ कैपिटल की, तो दोनों सोर्सेज ऑफ कैपिटल की अपनी अपनी एक डिफरेंशियल टाइप ऑफ कॉस्टिंग है। इस चीज को समझने के लिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट की यह भी जिम्मेदारी है कि उसने अपनी कॉस्ट को रैशनलाइज भी करके चलना है, तो हम यहां पर सोर्सेज ऑफ फंड्स और सोर्सेज ऑफ फंड्स कहां से लेके चलें जो कि दर हकीकत कोर एरिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, हम उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। जनाब वाला कहता आपने कौन सा सोर्स इस्तेमाल करके चलना है, कहता आपके इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है अमाउंट रिक्वायर्ड, कहता आपको देख के चलना है फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू द लॉन्ग टर्म बैंक लैंडेड इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द रिस्क दैट द बैंक्स आर विलिंग टू टेक।
कंपनी में बी रिक्वायर्ड टू रेज न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर। अगर आप बहुत सारी कंपनियां देखें तो जब वो कंपनियां एक वॉल्यूम पे पहुंच जाती हैं, तो हम जब एक कंपनी का ग्रोथ चार्ट लेके चलते हैं ना, तो पहले स्पॉन्सर अपने पैसे से काम करता है। फिर जब स्पॉन्सर अपने पैसे से काम करता है, अपने एसेट्स बना लेता है, तो फिर वो 40-50% का लीवरेज क्रिएट करता है बैंकों का। और फिर वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे अब कहते हैं कि बात सुन, तुझे बैंक अब कितना का पैसा और दे दे, तो तू ये क्यों नहीं करता कि तू अपने प्रोजेक्ट पर तीसरा थंब भी क्रिएट कर ले। एक तूने पले से पैसा डाला था, एक तूने बैंक से पैसा डाला था, तू मार्केट में क्यों नहीं जाता और अपने शेयर की लिस्टिंग क्यों नहीं करवाता और लोगों के पास जाके तू लोगों को शेयर इशू करके लोगों का इक्विटी कैपिटल क्यों नहीं डलवाता। तो कंपनी की लाइफ में एक स्टेज आ जाती है जहां पर कंपनी को देखना पड़ता है। मैंने कहा शुरू में अपने पैसे से काम करना पड़ता है, उसके बाद एक स्टेज पहुंचते हैं वहां पर बैंक पैसा देते हैं, लेकिन बैंक भी एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। उनका रिस्क जो है, बैंकर का रिस्क एक स्टेज से आगे नहीं जा सकता। जब ये स्टेज आ जाती है, इंटरलूप जैसी कंपनी, फैसलाबाद में मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं। इंटरलूप इसलिए एग्जांपल देके चलूंगा, एक परफेक्ट केस है हमारे इस एग्जांपल के लिए। इंटरलूप एक प्रोजेक्ट शुरू करता है, पैसों से कुछ लूमें लगाता है और कुछ निटिंग की मशीनें लगाता है, वो उसका अपना जाती सरमाया था। फिर उनका एक बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ थी, बैंकों के पास जाके उन्होंने एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोन्स लिए, अपने बिजनेस की सेल वॉल्यूम को बढ़ाया, 2 अरब, 3 अरब, 5 अरब, 6 अरब, 10 अरब। अब उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को फर्दर स्प्रेड करना है। फिर बैंकों के पास गए, उनसे स्पिनिंग के लिए लोन लिया, फिर बैंकों के पास गए, फर्दर मशीनरी के लिए लोन लिया। करते करते वो अब 20 अरब, 25 अरब तक की सेल वाली कंपनी बन गई। अब वो जब बैंकों के पास जाते हैं, बैंक कहते हैं भाई 10 अरब तो तुम्हें आगे दिया हुआ है, माना कि तुम्हारा मॉडल बहुत अच्छा है, माना कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी बात है, लेकिन मकसद ये है कि अब तुम अपने इक्विटी के मसल्स को और बढ़ाओ, और तुम जो नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, जो तुम नए प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उसमें इक्विटी डालो। तो फिर इंटरलूप क्या करती है, वो 6 अरब रुपया फर्दर रेस करने के लिए अपने शेयर को लिस्ट करवाती है और फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल करके 6 अरब रुपया मार्केट से, इक्विटी मार्केट से रेस करके चलती है। क्योंकि अब वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी हुई है कि अब उसको अपने इक्विटी शेयर्स को सेल करके पैसा उठाना पड़ेगा। तो भाई जी, हमें देखना पड़ता है कि हम किस स्टेज के ऊपर हैं और हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। क्या ये बैंक की रिस्क की एपिटाइट के अंदर आ रही है कि हम बैंक की रिस्क की एपिटाइट क्रॉस कर चुके हुए हैं। अगर हम बैंक की रिस्क एपिटाइट क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर हमें अपने कैपिटल को रेज करने के लिए इक्विटी मार्केट में भी जाना पड़ेगा। कॉस्ट, कंपनी को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को भी देखना पड़ता है। वो ये भी चेक करके चलता है कि जो मैं अपना रेस कर रहा हूं कैपिटल, क्या ये कैपिटल मेरे लिए इक्विटी के थ्रू सस्ता रहेगा, या कैपिटल को जो मैंने अपना अपना सरमाया रेस करना है, ये मुझे बैंक के डेट के थ्रू मेरा जो है ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो कंपनी के लिए जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, जो फंड्स होते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है। मैंने भी आपको बताया, उस कॉस्ट को हम डेट फंड्स में मार्कअप कहते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स की भी कॉस्ट होती है जिसको हम डिविडेंड कह के चलते हैं। तो भाई आपके लिए कॉस्ट भी बड़ी मैटर करती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विच कॉस्ट एंड विच आर द रिवॉर्ड। जरूरी नहीं होता कि आपको एक चीज जो है वो सिर्फ महंगी पड़ रही है तो मैं कहूं मैंने नहीं करनी। बाज दफा एक चीज आपको महंगी पड़ती है लेकिन उसके रिवॉर्ड्स बहुत होते हैं। तो उस रिवॉर्ड्स को सामने रखते हुए आपने अपनी कॉस्ट को और उस कॉस्ट से रिलेटेड रिवॉर्ड्स का एनालिसिस करना होता है कि मैं अपने आप को डेट कैपिटल में लेके जाऊं या इक्विटी कैपिटल में लेके जाऊं। आपको ड्यूरेशन भी देखनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, जो शॉर्ट टर्म की फंडिंग होती है वो हम कभी भी इक्विटी के थ्रू नहीं करते। शॉर्ट टर्म की फंडिंग एक शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आती है, उसको हम नॉर्मली तौर के ऊपर फाइनेंस करवा लेते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म की नीड्स जो होती हैं उनको हम देखते हैं कि हम बैंक्स के पास जाएं डेट के लिए, उनको हम इक्विटी में जाएं। और बेटा, वर्ड जब इक्विटी बोल रहा हूं तो इक्विटी में कोई एक मॉडल नहीं है, इक्विटी में भी बेतहाशा मॉडल है जिसके थ्रू आप इक्विटी रेस कर सकते हैं, जो भी हमारा डिस्कशन टॉपिक नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बड़ी मैटर करती है जनाब वाला। डायरेक्टर्स दे कंसीडर बैलेंसिंग द रिस्क कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इन अ ईयर विद द लो प्रॉफिट्स, कंपनी कुड डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर।
जबकि आप अगर डेट की बात करके चलेंगे, उन्होंने तो मार्कअप लेना ही लेना है। अगर हम ये कहें कि मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर शुरू के दिनों में इतनी इनकम क्रिएट नहीं होगी, हाँ सब्सिक्वेंटली जब मैं ये काम करता जाऊंगा तो बेतहाशा पैसा, मिसाल के तौर पे आजकल ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो करेंसी का बड़ा काम है। तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अंदर शुरू में कभी भी कॉइन की कीमत वो नहीं होती। बिटकॉइन जो था, जो डॉलर से $10 से शुरू हुआ था, अगर आज आपके पास वो मतलब के $64,000 से वैसे तो वापस मुड़ा है 35-36 हजार के ऊपर, तो भाई $10 की चीज अगर $65,000 पे चली गई, तो भाई ये बात समझने की जरूरत है कि ये नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि इसमें बैंक का पैसा नहीं लग सकता। बैंक को तो मार्कअप चाहिए ही चाहिए। वो चीज जिसके अंदर शुरू के दिनों में आपको बैंक, आप शुरू के दिनों में समझते हैं कि ये स्लो पेस काम होगा और सब्सिक्वेंटली ये पीक पे पहुंच जाएगा, उस जगहों पर हमेशा आपको इक्विटी पार्टनर चाहिए होता है। बट एनी हाउ, वो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करके चलती है। कौन सा कैपिटल मेरे लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेट कैपिटल फ्लेक्सिबल नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर हम जब डेट कैपिटल को रेस करते हैं तो हम उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। हम कहते हैं पहले 2 सालों के अंदर मार्कअप जो होगा हम आपको पे करेंगे, तो हम पहले 6 माह का तो मार्कअप पे ही नहीं करेंगे, उसका मार्कअप भी बाद में पे करके चलेंगे, डेफर कर लेना। और पहले 2 सालों के अंदर हम आपको जो रिपेमेंट्स करेंगे उसमें प्रिंसिपल की रिपेमेंट्स बहुत मुन्नी मुन्नी होंगी, ना होने के बराबर होंगी। हम उसे कहते हैं स्टैगर पेमेंट्स। तो शुरू के दिनों में क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो जनरेट होने हैं, तो उसमें अभी टाइम लगना है, तो शुरू में जरा कम कैश फ्लो ले ले हमसे, बाद के दिनों में ज्यादा कैश फ्लो ले ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कह रहा कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन हर कंपनी को हर बैंक हर चीज ऑफर नहीं करता, हर ऑर्गेनाइजेशन को हर बैंक हर चीज ऑफर नहीं करता। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है कि मेरे लिए कौन से कैपिटल का बिजनेस मॉडल के मुताबिक ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैच हो रहा है। रिपेमेंट्स बड़ी मैटर करती हैं जी, कंपनी की रिपेमेंट्स बड़ी मैटर करती हैं टैनर का डिसीजन करने के लिए। देखें, टैनर का डिसीजन करना है, हमने देखना है कि क्या मेरे इतने कैश फ्लोज हैं कि मैं 3 साल में पे कर सकूं। नहीं जनाब, मेरे कैश फ्लोज नहीं है, मुझे 10 साल में पे करना पड़ेगा। अगर आप जितने भी ये पावर प्लांट्स की बात करके चलते हैं, सब पावर प्लांट की जो रिपेमेंट का प्लान है वो सबका सब 10 साल प्लस का है, क्योंकि 10 साल से पहले तो आप उसको पे ही नहीं कर सकते। आप होम लोन की बात करते हैं, होम लोन जो है वो 10 साल से लेकर 20 साल तक मिलता है, क्योंकि होम लोन की थ्योरी क्या है कि तुम मुझसे पैसे लो, अपना घर बनाओ, किराए के पैसे मुझे देते जाओ। अब किराए के पैसे जब उसको दे रहे हैं, इससे 2 सालों में उतरता नहीं है लोन, इससे 10 से 20 सालों में उतरता है लोन जाके, क्योंकि ये लोन की नेचर इस तरह की है। और अगर आप 10 से 20 सालों के बजाय मैं आपको 2 साल के लोन की बात करूंगा, होम लोन की, तो भाईजान वो होम लोन जो है वो आपके किसी वारे में नहीं आएगा, आपको बहुत बड़ा कैश फ्लो आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि किसी भी आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रिपेमेंट का स्केड्यूल क्या बनता है, हमारे कैश फ्लोस क्या है। तो वो जो रीपेमेंट का स्केड्यूल है वो भी हमारे लोन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल डायरेक्टली तौर के ऊपर इंपैक्ट करता है। ऐसे ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है। बैंक्स जब हमारे साथ काम करके चलते हैं तो वहां पर एक रेशियो बड़ी मशहूर और मारूफ है, डेट टू कैपिटल रेशियो। और अगर आपके पास आपकी डेट टू कैपिटल रेशियो जो है वो 60-40, 60 रुपीज डेट और 40 रुपीज इक्विटी, अगर इससे भी नेगेटिव हो जाए, यानी कि इक्विटी बिल्कुल 20 रुपए की ले जाए और डेट 80 रुपए का बन जाए, बैंक फंडिंग नहीं करेगा। तो डेट टू इक्विटी को मेंटेन करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट क्या आ रहा है। याद रखिएगा, जो डिविडेंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट होता है, वो एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन जो मार्कअप होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होता है। हमें कभी अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए हम कहते हैं हम फर्दर मार्कअप नहीं ले सकते, क्योंकि वो मार्कअप हम कैसे मैनेज करके चलेंगे। और कभी ये भी होता है कि हम अपने टैक्सेशन को मैनेज करने के लिए समझते हैं कि यार डिविडेंड का इंपैक्ट आपको टैक्सेशन पे जो है वो कुछ नहीं आता, मार्कअप आपका एडमिसिबल एक्सपेंस होता है, तो हम अपने कैपिटल को इसलिए मार्कअप में लेके आते हैं ताकि हमें इसका एक्सपेंस क्लेम हो जाए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर टैक्सेशन रिड्यूस हो जाए। क्योंकि देखो, रिटर्न तो आपने देनी है डिविडेंड वाले को भी, रिटर्न तो आपने देनी है मार्कअप वाले को भी। तो ये चीज देखनी पड़ती है कंपनी को सामने रखते हुए कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इस सारी चीज का क्या इंपैक्ट है। आगे चलिएगा प्लीज। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपके साथ डिस्कस हुए, और उसके मुताबिक हमने अपना डिसीजन लेना है कि हमारे पास हम कौन सा फंड लें, किस किस्म की फाइनेंसिंग लें, उसकी नौयत और उसकी हैयत क्या रखें। हमारे पास 2 किस्म की फंडिंग के मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। एक मिनट।
जनाब, so भाई there are two sources of the financing and one is the equity and one is the debt. अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस एरिया को पढ़ाते वक्त या इस एरिया पे बात करते वक्त इसलिए खुशी होती है कि मेरा ये कोर है। मतलब अहमद जब्बार साहब का जिस तरह टैक्सेशन कोर है और जुनैद सुबहानी साहब का जिस तरह ऑडिटिंग कोर है, तो बेटा जो मेरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है मैं यही काम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बड़े दावे से कहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वो शख्स जो सिर्फ यही काम करता है वो सिर्फ मैं अकेला हूं पूरे पंजाब लेवल के ऊपर। इसलिए इसके ऊपर हम जहां पर भी जितनी डिस्कशन करना चाहे मैं अवेलेबल हूं। मैं अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट करूंगा बहुत सारी बातों में, नहीं तो ये चैप्टर जो है ना मैं 4 महीने पढ़ा सकता हूं बैठ के। लेकिन जहां पर भी आपको कोई बात मुश्किल लगे मुझसे पूछने के लिए, मुझे रोकना चाहते हो, जरूर मुझे रोक दीजिएगा। अब जनाब मैंने कहा कि दो किस्म के हमारे कैपिटल्स होते हैं, दो किस्म के हमारे फोर्सेस ऑफ फंड होते हैं। एक हमारा इक्विटी है और एक हमारा डेट है। अब हम इक्विटी को पढ़ने जा रहे हैं। इक्विटी कहता क्या होता है? उसने कहा जी इक्विटी के अंदर जो हमारे लोग हैं वो हमारे कंपनी के मालिक होते हैं, वो कंपनी के अल्टीमेट ओनर्स होते हैं और वो कंपनी को कंट्रोल करके चलते हैं, वो कारोबार को कंट्रोल करके चलते हैं। उनको दो किस्म के फायदे मिलते हैं। एक, जो कंपनी की वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ती है, चाहे वो वैल्यू शेयर्स की वैल्यू हो, चाहे वो वैल्यू कंपनी के उन एसेट्स की वैल्यू हो, वो कंपनी के गेन्स हो, वो तमाम के तमाम गेन्स उसी कंपनी के शेयर होल्डर एंजॉय करते हैं। और जो नफे में से वो अपना हिस्सा निकालते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो वो डिविडेंड को भी लेकर अपने पास अपनी इनकम के तौर पे लेकर चलते हैं। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूं, अगर मैंने हबीब बैंक के शेयर्स ले लिए तो एक तो हबीब बैंक मुझे हर साल के आखिर में कोई डिविडेंड देगा, वो मेरी इनकम होगी। और एक ये भी तो होगा कि हबीब बैंक का शेयर मैंने 26 रुपए पे लिया था, आज वो 80 रुपए पे चला गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मेरा कैपिटल गेन बन जाएगा। तो जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट से इन दो तरीकों से नफा कमाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन द अदर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। याद रखिएगा, एक मैट्रिक्स है, जरा आइएगा दूसरी शीट के ऊपर, मेरा ख्याल है ये वाली है। एक मैट्रिक्स को कभी नहीं भूलना आपने, और वो मैट्रिक्स क्या है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कैपिटल से मुराद फंड्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होगा तो उसकी रिटर्न भी ज्यादा होगी, और अगर किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होगा तो उसकी रिटर्न भी कम होगी। रूल है मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। तो रूल ये बड़ा फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक असूल है, एंड दैट इज मोर द रिस्क मोर इज द रिटर्न। तो जितना रिस्क ज्यादा होगा उतनी रिटर्न भी ज्यादा होगी। हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क बहुत थोड़ा सा हो और रिटर्न हमें ठोक के मिल जाए। तो भाईजान कहता है जनाब, चूंकि जो आपका इक्विटी कैपिटल होता है उसको अगर मैं देख के चलूं तो वो एक हाई रिस्क के ऊपर होता है। हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि हम जब इक्विटी कैपिटल की बात करते हैं तो वो मालिक है, वो शराकतदार है, वो नफे का भी मालिक है, वो कल के नुकसान का भी मालिक है। हमेशा इक्विटी कैपिटल का रिस्क हमेशा डेट कैपिटल से ज्यादा होकर चलेगा। तो चूंकि इक्विटी कैपिटल का रिस्क ज्यादा है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा उनकी रिटर्न्स भी डेट कैपिटल से कहीं ज्यादा होंगी। फाइनेंस जो हमारे पास क्रिएट होके चलता है, तो कहता है इसमें न्यू इश्यूज टू न्यू इन्वेस्टर विल डाइल्यूट कंट्रोल। हमारा जब भी हम किसी को इक्विटी देके चलेंगे तो उस इक्विटी का मतलब ये होगा कि हमें उसको शेयर देना पड़ेगा। अगर पहले मैं 80% का मालिक था, अब मैंने अगर उसको शेयर दे दिए, मैं अपने शेयर भी उसको दे सकता हूं और मैं अपना कैपिटल भी इंक्रीज कर सकता हूं। अगर मैंने 80% में से उसको 10% शेयर दे दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं 70% का मालिक रह गया। और अगर मैंने 80% के साथ, जब मेरा कैपिटल 1 लाख का था, अगर मैंने फर्दर कैपिटल इशू कर दिया, तो चूंकि वो फर्दर कैपिटल उस बंदे को इशू करके चल रहा हूं, हम उसको फर्दर इशू कहते हैं, ठीक है? तो फर्दर इशू से भी आप डाइल्यूट होंगे, क्योंकि अब आप 80 से शायद 76 पे आ जाएं, अब आप 80 से शायद 74 पे आ जाएं। और अगर आपने ज्यादा कैपिटल दे दिया तो शायद आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर से मिनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर आ जाए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जहां पर हम किसी बंदे को अपना शेयर कैपिटल में मेजॉरिटी साइज दे देते हैं ताकि वो मेजॉरिटी का मालिक बन जाए। चूंकि उसको कारोबार आता है, उसका नाम आता है, तो वो हमारे साथ मर्ज होकर हमें अपना मेजॉरिटी शेयर कैपिटल दे दे। आप लोगों ने देखा होगा इसका अली बाबा का, और ये जो पाकिस्तान के अंदर दराज है, तो दराज ने जो अपना स्टेक ऑफलोड किया है
वो अली बाबा को ऑफलोड किया है। लेकिन ऑफलोड करते वक्त उसने एक तो अपने कुछ शेयर के पैसे ले लिए हैं, लेकिन एक उसने अली बाबा के साथ अभी भी इस कंपनी के अंदर अपना एक रेजिडुअल स्टेक रखा है। इस आइडिया से रखा है कि चूंकि अली बाबा इज अ बिगर नेम, वो दराज को चार चांद लगा देगा, और वो इनकम जो वो 60% शेयर रख के कमा रहे थे, अली बाबा के बीच में ऐड होने से शायद वो 20% शेयर रखकर भी उतनी इनकम कमा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हम कैपिटल रेस करके कंपनी को लेकर आते हैं, तो हम अपना जो राइट है, कंट्रोलिंग राइट जो है, उसको हमें बाज दफा डाइल्यूट या डिसइन्वेस्ट भी करना पड़ जाता है। कहता है जी, न्यू इशू टू द इन्वेस्टर विल डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ द ओनर्स, फाइनेंस इज रेज्ड टू द सेल ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग या न्यू इन्वेस्टर्स। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास एक राइट होता है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा अहमद साहब के साथ, हम जब भी अपना शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो हम उनको राइट इशू करते हैं। वो राइट इशू इसलिए करते हैं, उनके पास एक प्री एग्जम्पशन राइट है, पहले शेयर्स उन्हीं को देने पड़ेंगे। अगर वो शेयर्स जो हैं वो लेने से इनकार कर दें तो फिर हम बाहर के लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं, बट नॉट अदरवाइज। और एक और याद रखिएगा, डेट कैपिटल के अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ इशू कम होती है, इक्विटी कैपिटल में हमेशा कॉस्ट ऑफ इशू ज्यादा होती है। तो फिर क्या हुआ, इक्विटी कैपिटल की रिटर्न भी ज्यादा होती है, इक्विटी कैपिटल को रेज करने के लिए खर्चा भी ज्यादा आता है, लेकिन जो बंदा इक्विटी कैपिटल डालता है उसका रिस्क ज्यादा होगा। ऑन दी अदर साइड, डेट कैपिटल की कॉस्ट कम होती है, डेट कैपिटल के लिए जो इशू की कॉस्ट है वो भी कम होती है, लेकिन याद रखिएगा डेट कैपिटल वाले बंदे का रिस्क भी कम होता है। वो आपसे कोलैटरल मांगता है, वो आपसे सिक्योरिटियां मांगता है, वो आपका घर गाड़ी अपने नाम करवाता है। शेयर कैपिटल वाला बंदा ये काम नहीं करता। तो हाँ, चूंकि आप हाई रिस्क के पैसे लगवा रहे हैं तो उसको रिटर्न भी ज्यादा देंगे और उसका कंसल्टेंट भी ज्यादा फीस देगा। और अगर आप एक डेट का फंड रेज करा रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा भी कम होगा, लेकिन चूंकि रिस्क कम करना है, आपको सिक्योरिटियां देनी पड़ेंगी, आपको अपने घर, अपने प्लाट उसके नाम पर प्लेज कराने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को रेस करते वक्त वो कहता है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स हो सकते हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि सिर्फ दो किस्म के शेयर होते हैं, मल्टीपल टाइप के शेयर हो सकते हैं। आपकी किताब ने ये दो किस्म के शेयर डिस्कस किए हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और एक को हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है, ये हर वो शेयर कैपिटल, अगर मैं कंपनी लॉ की बात करके चलूं, जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी होगी, उसको हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहेंगे। और अगर हम किसी भी किस्म का कोई प्रेफरेंस किसी शेयर कैपिटल को दे देंगे तो उसको हम प्रेफर्ड शेयर कैपिटल कहेंगे। ये प्रेफरेंस दिया जा सकता है किस मद में, कि हम उसको एक फिक्स मार्कअप देंगे, हम उसको एक फिक्स डिविडेंड देंगे, हम उनको रिडीम कर देंगे, हम उनको कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल शेयर के अंदर। जरूरी नहीं कि सब बातें हों, आप कोई भी प्रेफरेंस क्रिएट, हम ये भी प्रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि तुम्हें देंगे डिविडेंड ही, फिक्स भी नहीं, नॉर्मली, लेकिन तुम्हें पहले देंगे। हम उन्हें यह भी कह सकते हैं कि तुम्हें पहले डिविडेंड देके हम बाकी लोगों के साथ भी तुम्हें डिविडेंड देंगे। तो ये प्रेफरेंस शेयर के बड़े नाम है, मुझसे आप ले लें, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर। मैं ये सारे प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं इस बात से बात करूं, प्रेफरेंस शेयर्स की इतनी, भाई थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट एंड आई कैन क्रिएट अ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ दैट। क्योंकि प्रेफरेंस तो हमने कोई भी प्रेफरेंस देनी है ना, तो हम किसी को भी प्रेफरेंस के मुताबिक लफ्ज बताता है ये प्रेफरेंस है, तो आपने उसको जब प्रेफर, उसने इसलिए बात की कि नॉर्मली तौर के ऊपर ये रिडीमेबल होते हैं, जरूरी नहीं है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते। नाउ इन दोनों को अगर हम कंपेयर करके चलते हैं कि मैंने अगर शेयर कैपिटल ही रेस करके, अब मैं आपको ये भी बता चुका हूं उन बच्चों को जो मेरे साथ FR2 पढ़ रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को, और सारे तो नहीं लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जब हमने IFRS पढ़ा उन्होंने कहा कि ये तो इक्विटी ही नहीं है, उन्होंने कहा ये डेट है, उन्होंने कहा ये क्या है, ये डेट है। उन्होंने कहा हम नाम को नहीं मानते, हम शक्ल को नहीं मानते, हम तो एसेंस पे जाके देखते हैं, हम तो सब्सटेंस को जाके देखते हैं। उन्होंने कहा ये डेट है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि हर हर प्रेफरेंस शेयर डेट होता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया मीट ना कर सकें, तो बेटा उन प्रेफरेंस शेयर्स जो कि स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, हमें उसको डेट भी मीट, हम उसको डेट भी बना सकेंगे। बट एनी हाउ, यहाँ की डिस्कशन के ऊपर हम कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉर द टाइम बिंग क्लोज करेंगे और सिर्फ अल्फाज के ऊपर लेके चलेंगे। कहता जी, अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का तकाबली जायजा लूं तो ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर
रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी शेयर्स की जो रिटर्न होती है बेटा वो हमेशा वेरिएबल होती है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी जो रिटर्न है वो फिक्स की जा सकती है। वो हमेशा फिक्स तो नहीं होती, फिक्स की जा सकती है। यहां पर ऑर्डिनरी शेयर के लिए भी हम अगर देखें तो एक रिजर्व हम बनाया करते थे और बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। जिन महीनों में या जिन सालों में ज्यादा नफा होता है, हम एक रिजर्व जो है उसको अपने पास, प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं उन सालों के लिए कि जब कभी बुरे साल आएंगे तो इन नफों के थ्रू हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे। लेकिन ये कंपनी के अपने एंड के प्रैक्टिस है। दर हकीकत या ऑन द अदर साइड अगर हम बात करके चलें तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अच्छे सालों में ज्यादा डिविडेंड मिलता है और कम सालों में कम डिविडेंड मिलता है। ये ऑर्डिनरी शेयर्स को हमेशा यही सलूक रहेगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को हम फिक्स रिटर्न भी देते हैं। अच्छा, इसी में मैंने अभी आपसे बात कही, मैंने कहा जो अभी प्रेफरेंस शेयर, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि अगर नफा होगा तो फिक्स रिटर्न मिल जाएगी, अगर इस साल ना मिली तो अगले साल में आपको डबल मिल जाएगी। नॉन क्यूमुलेटिव ये होते हैं कि अगर नफा मिला तो आपको हमने रिटर्न देनी है, नफा नहीं हुआ तो आपको कोई रिटर्न नहीं देनी और अगले साल भी हमने आपको पिछली रिटर्न नहीं देनी। मैंने इसलिए कहा प्रेफरेंस शेयर्स में तो आपकी मर्जी है। प्रेफरेंस शेयर्स तो एक दर्जी की तरह है, उससे 2 साल के बच्चे का नाप सलवा लें या मेरा नाप सलवा लें या आप जोहा का नाप सलवा लें, जिसका मर्जी करवा लें, वो तो शख्स जिस तरह बताएंगे वैसे स्ट्रक्चर कर लेंगे। डिविडेंड, डिविडेंड हम उसी वक्त पे करते हैं जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके फिर कुछ बचे तो फिर डिविडेंड देंगे। बिल्कुल सही कहता है ये वाली बात। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड देना पड़ता है क्योंकि वो प्रेफर्ड होता है। लिक्विडेशन की बात करेंगे तो जब कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी तो हम कंपनी के पहले सारे लोन अदा करेंगे, गवर्नमेंट के इदारों के पैसे अदा करेंगे, वर्कर्स की लायबिलिटी देंगे। अगर कुछ बच गया तो वो शेयर होल्डर का है। उसमें भी सुन लें, पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे और अगर कुछ बच गया तो फिर हम किसको देंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को देंगे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लिक्विडेशन पर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को सबसे आखिर में मिलेगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे पहले मिल जाएंगे। और वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है उसको हम एक वोटिंग राइट देते हैं अपने एक शेयर के अगेंस्ट, और नॉर्मली तौर के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम वोटिंग राइट्स नहीं देते। फिर मैं वो बात कर रहा हूं, मैं हर जगह बात कह के चल रहा हूं नॉर्मली नॉर्मली नॉर्मली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोटिंग राइट्स में अगर आना चाहें तो हम उनको रोक सकते हैं। हाँ, जब हमने इनका प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है हम वहां पर उनको रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमने उनको दे दिया तो वो पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स में वो वोट भी कर लेते हैं। बट एनी हाउ, ये बात दुरुस्त है कि बादुल मतलब के अंदर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है और जेनेरिकली तौर के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। जनाब, यहां तक अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बताए, ताकि मैं बात को फिर आगे लेकर चलूं। आई एम श्योर कि मेरी डिस्कशन और मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल के साथ है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ हम रोज जूझते हैं और आप नहर के पार और बॉर्डर के पार किसी से बात कर सकते हैं। कोई भी बंदा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह ताला मेरे स्टूडेंट के साथ ज्यादती नहीं कर पाएगा। जनाब, ऑल इज ओके जी, सिर्फ 3 लोगों ने थम्स अप किया है, लाख दी लानत। दफा हो गए। सुहेल अशरफ के हाथ दुख रहे हैं, सुभान खालिद को तकलीफ है कोई खसूसी, अबू जर आसो तो वैसे मेरा दुश्मन है, और अरमगान भट्टी में नजर ही नहीं आ रहा। चलो जनाब, थैंक यू, बात को आगे लेके मैंने सबसे चलता। पहले किया था, वो खत्म हो गया। अच्छा फिर ठीक है, चलिएगा जनाब, ऊपर चलिएगा। मेथड ऑफ फ्लोटेशन थ्योरी है हमारे पास। हमने किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल को अगर हमने इशू करके चलना है तो उसका हमारे पास तरीकाकार क्या है, हम वो कौन से मेथड्स हैं कि जिसके थ्रू हम अपने शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं। जो शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं फ्लोटेशन। हम कहते हैं जी कि वी आर गोइंग टू फ्लोट अवर इक्विटी शेयर्स। तो हम जब बात करते हैं शेयर कैपिटल की तो हम उसके लिए वर्ड फ्लोटेशन इस्तेमाल करते हैं, और जब हम बात करते हैं डेट की तो हम कहते हैं रेजिंग द शेयर कैपिटल, तो रेजिंग द लोन, रेजिंग द डेट कैपिटल। तो फ्लोट का जो वर्ड है नॉर्मली तौर के ऊपर लफ्ज ये कैपिटल के लिए, इक्विटी कैपिटल के लिए रेज किया जाता है। बेटा 5 चीजें हैं, 5 मेथड आपकी किताब में डिस्क्राइब किए हैं। एक को हम कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग, एक को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, ये इंट्रोडक्शन पता नहीं क्या चीज है, आगे जाके देखेंगे। एक राइट इशू होता है, बोनस इशू होता है। अब मैं इसके ऊपर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि मैं इसी बात से एग्री नहीं करता कि देयर आर 5 मेथड्स, लेकिन मैं इसलिए एग्री कर रहा हूं, उसने कहा प्रिंसिपल मेथड्स 5। मैं
शेयर कैपिटल रेज करने के आपके साथ कम से कम 20 मेथड डिस्कस कर सकता हूं। हाँ, ये 5 अहम मेथड जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये 5 अहम मेथड बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। अब तो भाई हम जब ब्लॉकचेन के ऊपर बात करते हैं या क्रिप्टो के बात करते हैं, तो ब्लॉकचेन के अंदर आप यूटिलिटी टोकन के थ्रू कैपिटल रेज करते हैं, आप अपने इक्विटी टोकन के थ्रू, ईटीओ के थ्रू कैपिटल रेज करते हैं, एसटीओ सिक्योरिटी टोकन के थ्रू कैपिटल रेज करते हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास, और इसका भी आईपीओ होता है, इसको हम आईसीओ कहते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली कंसल्टेंट जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर कैपिटल रेस करने के लिए भी कंसल्टिंग करते हैं। तो कैपिटल तो रेस करने के इतने मेथड हैं, रोज आने वाला दिन हम जैसे प्रोफेशनल्स को भी बताता है कि भाई ये भी एक मेथड है कैपिटल रेस करने का। ठीक है जी। तो यहां पर आपके साथ सिर्फ उसने 5 अहम मेथड की बात कही है, जिनको कि मैं इससे ज्यादा इसको मैं सपोर्ट नहीं करता इस वर्ड को। आईपीओ ये होता है जनाब कि आप पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक के पास स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर आप अपने शेयर को इशू कर लेते हैं। जब भी कंपनी पहली दफा अवामुल नास से पैसा उठाने के लिए जाएगी, इसे कहते हैं आईपीओ, और आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी आप लोगों ने आईपीओ देखा है, कोई मुझे बता सकता है कोई आजकल पिछले 3-4 माह में कोई आईपीओ हुआ, वो कौन सा आईपीओ हुआ है? एनीबॉडी? किसी ने देखा हो? किसी कंपनी का नाम आप लोगों ने देखा हो? मुझे ही पता चले कितना का आप लोग अखबार पढ़ते हैं। किसी को पता हो कोई आईपीओ लास्ट 6 महीने का? एक बड़े मशहूर मशहूर लोगों ने आईपीओ किए हैं। लाख दी लानत। सर्विस इंडस्ट्रीज, ये जो सर्विस टायर वाले लोग हैं, इनका अभी आईपीओ जो है मार्केट में आया है सर्विस का। ऐसे ही ये आपका जो पेप्सी का कैन बनाने वाला पी आपका जो अदारा है फीडबैक में, उनका आईपीओ जो है आपका लॉन्च होने के लिए आ रहा है। ऐसे ही ग्री का डीडब्ल्यूपी एक ग्रुप है, उसका आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने के लिए आ रहा है। ऐसे ही अभी आपके फैसलाबाद में अगर मैं कहूं तो जो लास्ट आईपीओ हुआ है वो इंटरलूप का आईपीओ हुआ है। और फैसलाबाद के अंदर सतारा पेरोक्साइड का आईपीओ हुआ है। फैसलाबाद के अंदर एमटेक्स का आईपीओ हुआ है। फैसलाबाद के अंदर चनाब का आईपीओ हुआ है। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंपनी। जब भी कभी कंपनी लिस्टिंग के लिए जाएगी और पहली दफा कैपिटल रेस करेगी, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसको आईपीओ कहेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आगे चलिएगा। Shares are normally offered at fixed price, which is decided by company and the broker. Issue needs to attract the prospective shareholder to incentivize. Initial public offer may involve acquisition by an issue housing of large block of share. सब बकवास कर रहा है, खत्म हो गई स्टोरी, अपडेट नहीं हुआ। मैं इससे कतन सहमत नहीं हूं, दिस इज ऑल रॉन्ग। ठीक है जी। ऐसे ऐसे अब आईपीओ नहीं होता। आईपीओ का तरीकाकार अब ये नहीं है। आईपीओ का तरीकाकार जो है वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, किताब की अंग्रेजी आप पढ़ते रहिएगा। कोई प्राइस फिक्स नहीं होती, कोई प्राइस फिक्स नहीं होती। आईपीओ का तरीकाकार जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पाकिस्तान का पहला आईपीओ, जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस का नाम है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आईपीओ होता है। और पाकिस्तान का पहला आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस ये खादम फदवी ज़ीशान आबिद ने किया, एंड दैट इज ऑफ द एमटेक्स। उससे पहले ये मेथड इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आईपीओ होता है। तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये होता है कि हम 30%, 25% से लेकर तो अप टिल योर चॉइस मिनिमम 25% से अप, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी ऑफरिंग की डेट रखते हैं। और हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू तमाम लोग जो हैं वो हम शेयर की एक प्राइस बताते हैं, उस प्राइस को कहते हैं फ्लोर प्राइस। उस फ्लोर प्राइस का मतलब क्या है? उस फ्लोर प्राइस का मतलब यह है, जिस तरह मैं अगर इंटरलूप की बात करूं, मेरे ख्याल में उसकी फ्लोर प्राइस 26 रुपए की थी। 26 रुपए का मतलब यह है कि आप इसे 26 रुपए से नीचे नहीं लेके जा सकते। और फिर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो कम से कम 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। वो कंपनी के शेयर्स को 3 दिनों के लिए विंडो ओपन होती है, वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। और जब वो सब्सक्राइब करते हैं तो वो किस तरह करते हैं? वो कहते हैं कि 26 रुपए का शेयर है, वो कहता है जी मेरे लिए 5 लाख शेयर, और किस रेट के ऊपर? मैं 29 रुपए का गाहक हूं। अब कंपनी ने कितने शेयर इशू करने थे? कंपनी ने शेयर इशू करने थे 25%, अज्यूम करता हूं वो 25 लाख शेयर्स थे जो कंपनी ने इशू करने थे। 25 लाख शेयर, इसने कहा 5 लाख शेयर मैं 29 रुपए का गाहक हूं। एक और बंदे ने कहा, उसने कहा, और वो बकायदा तौर के ऊपर इसके पैसे जमा कराते हैं, उसने कहा 10 लाख शेयर, उसने कहा मैं 32 रुपए का गाहक हूं।
एक और बंदा आया, उसने कहा कि मुझे 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 भी 5 लाख, मुझे 3 लाख शेयर चाहिए, और उसने कहा कि मैं किसका गाहक हूं, मैं 26 रुपए का गाहक हूं। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने अपनी 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 वहां पर बिड्स दे देनी है। अब जो हाईएस्ट रेट होगा उधर से शुरू करेंगे। तो हमने कहा 10 लाख के ऊपर का रेट 32 रुपए था। हम करते गए करते गए करते गए, पता चला कि जब हम 25 लाख तक पहुंचे तो कुछ और लोग भी थे जिन्होंने 10 लाख का कहा था, जिन्होंने 32 का कहा था, किसी ने 31 का कहा था। आखिरी फिगर जिस फिगर को हमने पूरा करना था। जी हनीफ साहब। शेयर होल्डर्स थे जिन लोगों ने ये बिडिंग की थी, उनमें से जब 25 लाख पूरा करना था, 32 रुपए के ऊपर भी था, 40 पे भी था, 28 पे भी था, लेकिन जो हमारे पास ऊपर से नीचे, हम इस 32 रुपए से शुरू करेंगे, 32 रुपए से नीचे आएंगे, पहले 32 वाली इकट्ठी करेंगे, फिर 31 वाली इकट्ठी करेंगे, यहां तक के आपके 25 लाख शेयर पूरे हो जाए। जब 25 लाख शेयर पूरे हुए, वो 5 लाख की जो ये आखिरी बिट था 29 की, इसके ऊपर 25 लाख शेयर पूरे हुए। इसका मतलब पता क्या हुआ, अब ये लोग भी 32 रुपए के ऊपर शेयर नहीं लेंगे। अब इन चूंकि हमारा लास्ट रेट 29 हुआ, अब सबको 29 के ऊपर शेयर मिलेगा। अब सबको जो 29 पे शेयर मिलेगा, इससे हमारी बेशक फ्लोर प्राइस 26 थी, अब हमारी फ्लोर प्राइस इंक्रीज होकर क्या हो गई 29। अब हमने 29 के थ्रू, 29 रुपीज के थ्रू सबको शेयर दे दिए जिन लोगों ने हमारे पास ये शेयर अप्लाई किए थे। जो नीचे वाले लोग थे उनके पैसे वापस हो गए। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब जो बाकी शेयर बच गए, 50%, 60% जो भी आपने अपने शेयर, अब आपको उन शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करना है, और इस दफा रेट क्या होगा, ये 29 ही होगा, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। अब जो ये रेट आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं कि आईपीओ की प्राइवेट प्लेसमेंट है, तो उसके थ्रू जो आपने ये रेट डिटरमिन किया, अब ये रेट जो 29 रुपीज का है, इसी रेट के ऊपर आपने पब्लिक को ये सारे के सारे शेयर इशू करने होते हैं। ये शेयर कैपिटल आपने रेस करना होता है। इसके पीछे हम बैंक्स के पास जाते हैं, और जो बैंक्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमें अंडर राइट करते हैं। वो अंडर राइट का मतलब ये होता है, अगर अवाम ने ये शेयर ना उठाए तो हम ये शेयर उठाएंगे। तो ये पब्लिक के शेयर्स के लिए हमें अंडर राइटिंग भी करवानी पड़ती है। ये है बेटा प्रोसीजर जो कि आज की डेट के अंदर एग्जिस्टिंग है। आपकी किताब ने एक नई स्टोरी सुनाई हुई है, मैं कहा चला गया जरा, आपकी किताब ने नई स्टोरी सुनाई हुई है, अब जरा आपकी किताब को देखते हैं। कहता है शेयर्स जो हैं उनकी फिक्स प्राइस होती है, जो कंपनी डिसाइड करती है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कंपनी जो डिसाइड करती है, ये पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए करती है। इशू प्राइस जो है वो शेयर होल्डर को अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आईपीओ जो है वो अंडर राइट किया जाता है, और अंडर राइट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। आईटीओ जो है वो हम ऑफर करते हैं पब्लिक को और इन्वेस्टर्स को, और जितने भी इनके फॉर्म्स होते हैं, द इशुइंग, जिसने भी पैसे जमा करवाने हैं, तो वो बैंक्स के पास जाकर इसके पैसे जो हैं उसका फॉर्म फिल करके जमा करा देते हैं। आईपीओ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम अपना शेयर कैपिटल रेज करने के लिए जाएंगे, तो हमेशा शेयर कैपिटल जो होगा वो एक्सपेंसिव होगा। तो उसने कहा ये एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंडिंग है। अब हमने बताया बेसिकली तौर के ऊपर, मैं नहीं समझता कि ये दो मेथड है। ये उसने आगे प्राइवेट प्लेसमेंट सेपरेट बता दिया। उसने कहा जी इसको हम कहते हैं। अब बेसिकली तौर के ऊपर ये बात कहना कि आईपीओ, अनलाइक आईपीओ विच इज फॉर द पब्लिक, ये सब बातें गलत लिखी हुई। एक्चुअली आईपीओ के अंदर ही क्या डल गया है, प्राइवेट प्लेसमेंट। वो जो पहला वाला पोर्शन था जहां पे हमने कहा था कि आओ और आके हमसे बड़े चंक्स खरीद लो, और उससे हमने अपने रेट को अपना डिसाइड किया था, दैट वाज कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट। दैट वाज कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट। और जो हमने बाद में अवाम को फॉरवर्ड किया, वो आईपीओ का पोर्शन से कहते हैं पब्लिक इशू। मैं अगर इसके एग्जैक्ट नाम करूं, तो अब जो हमारा आईपीओ होता है, उस आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वन वर्ड इज द आईपीओ। तो इस आईपीओ के नीचे दो हमारे पार्ट्स आते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, और दूसरे को कहते हैं पब्लिक इशू। तो बेटा दोनों, इस एक आईपीओ में हम जो, ये भी हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट ए है, और ये क्या है, ये हमारा पार्ट बी है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से रेट डिटरमिन होता है, और फिर जो रेजिडुअल अमाउंट होती है उससे हम पब्लिक इशू कर लेते हैं। तो ये कोई दो चीजें नहीं है। अब जो हमारे पास आईपीओ होते हैं उसके अंदर ये एक ही चीज का पार्ट है, ये एक ही चीज के मुताबिक हम इसको लेके चलते हैं। सो दैट दिस इज बीइंग समथिंग which I want to share. Placing
Private placement is a low risk and lower cost method for issuing share. Placement is suitable when issuing a lower volume of shares than IPO. अच्छा, ये जो हमने पीछे प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कही और जो मैंने आपसे बात की वो आईपीओ था, आईपीओ के मौजूद थे। ये जो बेसिकली ये प्राइवेट प्लेसमेंट कह रहा है, मैं इसको लफ्ज प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कि ये हम इसे कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। ये प्लेसमेंट नहीं होती, ये प्राइवेट इक्विटी रेज होता है। प्राइवेट इक्विटी रेज का मतलब क्या होता है कि वो जो ये इसने बात कही है, private placement normally results in a narrower shareholder base and potential lower equity in the shares once the company has been admitted to market. There may be some limits on the maximum amount of issue that can be placed. This will depend on the local law. Placing is popular with listing on the alternate investment market. AIM is an investment market in the stock exchange and is more suited to the companies with a lower capitalization level than the large. पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली पाकिस्तान में चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आईपीओ होता है उसी के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट होती है और उसी के अंदर हमारा पब्लिक इशू होकर चलता है। लेकिन दुनिया के हिसाब से देख के चलें तो हमारे पास इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपने शेयर को अवाम के पास ना लेके जाएं और हम चंद स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स, चंद स्पेसिफिक बड़े इक्विटी फंड्स, चंद स्पेसिफिक बड़े इक्विटी स्टेक होल्डर्स, उनसे जाके मीटिंग करें और वो हमसे हमारे शेयर्स को हमसे एक स्पेसिफिक टेनर के लिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए टेकअप कर लें। अभी जिस तरह ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट की जो बात हुई, आईपीओ नहीं हुआ, हमने कहीं पब्लिक से पैसा रेज नहीं किया, बल्कि चनाब ने एक कंपनी है फैसलाबाद के अंदर, उसी को अपना 30% प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर किया है और वो उस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर से वो बंदा कंपनी को फर्दर लोन भी देगा और वो कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स की उसने वो इक्विटी परचेज की है, उस डायरेक्टर्स से अपने वो डायरेक्टर्स भी कंपनी में पैसा डाल देंगे और वो कंपनी जो है वो लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोसेस से निकल आई और अब वो कंपनी जो है उसको चलने के चांसेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। सो प्राइवेट प्लेसमेंट का जो इक्विटी रेस का तरीकाकार होता है वो ये होता है आपके लिए, हम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते, हम इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर हम उनसे अपना शेयर ऑफलोड करके हम उनसे पैसा लेते हैं। हम जिसे आप कहते हैं, हमारे यहाँ जुबान इस्तेमाल होती है, हम जनता से पैसे नहीं लेते, हम आम जनता के पास नहीं जाते, बल्कि हम ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग उठा के चलते हैं, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन मैंने बार बार आपको एक बात बताई, आज की डेट के अंदर जो हमारा नॉर्मल आईपीओ होता है, जिसको हम कहते हैं आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये कौन सा आईपीओ है? आईपीओ, इसका नाम क्या? आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो बेटा हम और आपने मेरे ख्याल में ये चीज पढ़ी हुई है लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर, तो हम जब आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो पहले हम बुक बिल्ड करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से। यानी कि इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट के लोग हैं ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक कंपनी की जो प्राइस है उसको डिस्कवर कर देते हैं और जब ये प्राइस डिस्कवर हो जाती है तो इस प्राइस के ऊपर फिर जनता को कहा जाता है कि वो भी 50%, 60%, 30% वो भी इसमें हिस्सा डाल दे। तो जो छोटा शेयर होल्डर होता है 1000 शेयर का, हम उसके अंदर भी उसी प्राइस के ऊपर अपने शेयर इशू कर देते हैं। और अगर पहली की बात करके चलें, अब से पहले की जो डिस्कशन थी उसमें हमारे ये दोनों मैकेनिज्म डिफरेंट हुआ करते थे। हम प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेपरेट काम करते थे और पब्लिक इशू के लिए सेपरेट काम करते थे, लेकिन अब ये दोनों चीजें आपस में मर्ज हो चुकी हुई हैं जनाब। आगे चलिएगा, दिखाइएगा है कहाँ चले गए हो। तो मेरा ख्याल ये है कि आज के लिए इतना काफी है, मैं इससे आगे बात करूंगा तो आपके लिए ओवरडोज हो जाएगी। थ्योरी है बेटा, जब तक मैं ये थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस और उसकी तैयारी जो है ना उसको अच्छी तरीके से रिपीट करते रहे, रिवाइज करते रहे। थ्योरी का मकसद ये होता है कि मैं सांस नहीं ले रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो उतना ही जोर लग रहा है, आप सांस ले रहे हैं। आपने वो जो क्वेश्चंस छोड़े हुए थे, जहां पर आपको रोज चैप्टर टू चैप्टर आपको आगे काम पे काम पढ़ रहा था, आप उस टाइम का इस्तेमाल करते हुए बेटा, इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए अपना वो एरिया साथ साथ कवर करते जाएं। जहां तक मैंने आज बात कही है, किसी का क्वेश्चन है तो रेज हैंड करें, नहीं तो फिर हम आज की डिस्कशन कंक्लूड करके चलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ कल की डिस्कशन को आगे लेकर चलूंगा।